वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हमें देखने को मिलता है कि फीमेल लीड शू को देखते हैं जो कि कर रही होती है कि मैं तो एंगेज्ड हूँ, लेकिन मेरा जो फियांसे है वो मेरी सिस्टर के साथ इन्वॉल्व है। फिर एक दिन जब मैं उससे मिलने के लिए गई थी तो मैंने देखा था कि मेरा फियांसे और मेरी सिस्टर दोनों ही वेडिंग बेड पर थे। यह देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था। फिर मैं जब उनके पास अंदर गई थी तो लू ने मुझसे कहा था कि वो सिर्फ याओ की मदद कर रहा है। यह सब कुछ देखकर शू निंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और निंग ने उसी वक्त लू के साथ अपनी एंगेजमेंट भी कैंसिल कर दी थी और वह रोते हुए फौरन ही वहां से भाग गई थी। फिर दूसरी तरफ हम लोग एक बार का सीन देखते हैं जहां पर निंग अपनी फ्रेंड के साथ आई हुई होती है और वो रो भी रही होती है। वह बहुत ड्रिंक करती है। फिर वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि पता नहीं क्यों लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मेरे साथ एंगेज्ड होने के साथ साथ मेरी सिस्टर के साथ भी था। इस सब की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा सैड हूँ। फिर उसकी फ्रेंड उसको कंसोल करती है और कहती है तुम फिक्र मत करो, तुम देखना तुम्हें भी एक बहुत ही अच्छा मेल मॉडल मिलेगा। तुम्हें सच में एक ऐसा इंसान मिलेगा जो कि तुम्हारी केयर करेगा। लेकिन अभी हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। फुरसु निंग को वहां से लेकर जा रही होती है, लेकिन वहां पर सु का अंकल आ जाता है और निंग उससे टकरा जाती है। निंग ड्रंक होती है, इसलिए वह बहकी बातें करती है और सु फौरन अपने अंकल से माफी मांगती है। वो कहती है कि प्लीज आप मुझे माफ कर दें, यह मेरी फ्रेंड है। उस बेचारी का दिल टूट गया है। शादी इस वजह से यह बहुत अजीब हरकतें कर रही है, लेकिन मैं इसको समझा दूंगी। अब मैं इसको अपने साथ लेकर चली जाती हूँ। फिर सु उसको अपने पास पीछे करती है, लेकिन वो सु को धक्का देकर फिर से निंग को हक कर लेती है। तो फेंग कहता है कि ठीक है, तुम एक काम करो कि तुम यहाँ से चली जाओ, उसको मैं घर लेकर चला जाऊंगा। यह सुनकर सु बहुत हैरान होती है और तभी असिस्टेंट सु के मोबाइल में कुछ पैसे भी ट्रांसफर कर देता है। यह देखकर सु बहुत हैरान हो जाती है। फेंग कहता है कि यह पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं, अब तुम अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना और तुम जहां जाना चाहो तुम वहां जा सकती हो, लेकिन बस यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम्हें समझ आ रही है ना? तो सु फौरन से ओके कर देती है और फिर फेंग ने इनको वहां से उठाकर अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग निंग को देखते हैं जिसको फेंग लाकर बेड पर लेटाता है और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। वो कहता है कि जल्दी से कोई सूप बना कर लाओ, लेकिन इससे पहले ही निंग उसको अपने क्लोज कर लेती है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां पर वो दोनों वन नाइट साथ स्पेंड कर चुके होते हैं। निंग अभी सो रही होती है और फेंग उसको देखकर सोचता है कि तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की थी। मुझे बहुत बुरा लगा था जब मुझे यह पता चला था कि तुम लू के साथ एंगेज्ड हो, लेकिन शायद गॉड ने मुझे एक और मौका दिया है और मैं इस दफा तुम्हें अपने से दूर नहीं कर सकता हूँ। और तभी हम लोगों को एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर फेंग स्विमिंग पूल में डूब रहा होता है और निंग उसको देख लेती है। तो वो फौरन से पानी में छलांग लगाकर फेंग को बचाने के लिए जाती है। जब वो उसको बाहर निकाल कर लाती है और उसको कंसोल करने की कोशिश करती है तो वहां पर निंग के डैड आ जाते हैं और डैड निंग को अपने साथ वहां से खींच कर ले जाते हैं। फेंग ये सब कुछ देखता ही रह जाता है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और फेंग कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। इतनी देर में निंग की आंख खुल जाती है। वो उठती है और जैसे ही वह अपने साथ सु के अंकल को देखती है, यह देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वह कहती है मुझे लगता है कि इसने मेरा फायदा उठाया है, लेकिन उसके उठने से पहले मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जब वह भागने लगती है तभी फेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है जो कुछ भी हो चुका है तुम उसको डिनाई नहीं कर सकती हो। मैं चाहता हूँ कि अब जो कुछ भी हो जाए तुम लू से जल्दी ही दूर हो जाओ ताकि तुम और मैं शादी कर सकें। तो निंग कहती है कि ठीक है, अभी मैं फौरन से कपड़े चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे।
फिर जैसे ही वो अपने कपड़े चेंज करके बाहर आती है और वहां से जाने लगती है तो फेंग उसको रोक लेता है। नेक उसको थैंक्स करती है और कहती है कि अंकल हम दोबारा मिलेंगे, लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना है। तो फिर फेंग कहता है कि तुम आइंदा से मुझे अंकल नहीं बोलोगी, अभी तुम मुझे ब्रदर बोलोगी और जब हमारी शादी हो जाएगी तो तुम मुझे हस्बैंड बोलोगी। यह सुनकर तो निंग बहुत हैरान होती है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि निंग और फेंग दोनों कार में बैठे हुए होते हैं। तभी निंग कहती है कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं, जबकि अगर आप देखें तो आपके लिए तो लड़कियों की लाइनें लगी हुई होंगी। तो फेंग कहता है इसीलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अभी नहीं काफी टाइम पहले से। लेकिन यह बात वो निंग के सामने तो बिल्कुल नहीं कर पाता है। तो निंग कहती है कि ठीक है, इस बारे में मैं आपको सोचकर बताऊंगी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग निंग को देखते हैं जो कि अपने घर आती है और आने के बाद सबसे पहले वो अपनी और लू के साथ ली गई फोटो को फेंकती है और फिर उसी फोटो पर आग लगा के उस घर से निकल जाती है। कुछ देर बाद जब लू वापस आता है तो वह सोच रहा होता है कि पता नहीं निंग अभी तक मुझसे नाराज क्यों है। वैसे कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं हो गई थी। जब वह सोफे पर आकर बैठता है तो तभी उसके पास उसके ग्रैंडपा की कॉल आती है और ग्रैंडपा उसको कहते हैं याओ के साथ तुम्हारा जो भी रिलेशन है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम निंग के साथ जल्द से जल्द अपना मैरिज सर्टिफिकेट को क्लियर करवाओ। मुझे तुम दोनों की शादी हर सूरत में चाहिए और निंग को मुझसे मिलवाने भी लाओ। मैं एक पार्टी अरेंज कर रहा हूँ। यह कह के ग्रैंडपा कॉल कट कर देते हैं। और फिर लू यह सोच रहा होता है कि पता नहीं अभी तक ने मुझसे कोई कांटेक्ट क्यों नहीं किया होगा। तो वो फौरन से उसको मैसेज करता है कि जल्दी घर वापस आ जाओ, हमें ग्रैंडपा से मिलने के लिए भी जाना है। दूसरी तरफ नेगंग बहुत रड़ सा रिप्लाई देती है लू को और लू कहता है कि यह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर लू उसको सीधा सीधा कॉल करता है। नेंग कॉल अटेंड करती है तो वो कहता है कि यह सब कुछ तुम क्या कर रही हो, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं हो गई थी कि तुम इतना बड़ा वाला मजा रही हो, इतना ड्रामा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तो ने कहती है कि हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे पैसे चाहिए तो मुझे वो ट्रांसफर कर देना। लू कहता है कि ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम्हें पार्टी में जरूर आना पड़ेगा। यह कह के वह कॉल कट करता है और उसको पैसे फौरन भेज देता है। और दूसरी तरफ निंग का मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। लेकिन तभी डोर नॉक होता है और निंग जैसे ही जाकर डोर ओपन करती है तो सामने ही फेंग खड़ा हुआ होता है। फेंग निंग के लिए कुछ सामान लेकर आया था। निंग कहती है कि इतनी रात को यह सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी, आपको मेरे लिए इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है अंकल, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर फेंग कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना मुझे दोबारा अंकल मत बोलना। फिर वो उसको अपने क्लोज करता है और उसको किस कर देता है। और दूसरी तरफ हम लोग नेगंग को देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छे से तैयार होकर लू के साथ जा रही होती है। नेंग पीछे वाली सीट पर जाकर बैठती है तो लू कहता है कि आगे आकर बैठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ कि तुम पीछे वाली सीट पर बैठोगी और मैं कार ड्राइव करता रहूंगा। नेंग कहती है कि तुम्हारे साथ वाली सीट मेरी नहीं है, जिसको तुमने दी है ना तुम उसी को ही बिठा देना अपने साथ। और अगर तुमने इतना डिस्कस करना है और इतना तमाशा बनाना है तो मैं अभी के अभी जा रही हूँ यहाँ से। तो लू कहता है कि ठीक है, तुम बैठी ही रहो बस चुप करके, और फिर वह कार ड्राइव करके वहां से ले जाता है। जब हम लोग देखते हैं कि फेंग ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में जाता है तो वह उन दोनों को साथ में देख लेता है और निंग भी उसको देख चुकी होती है। तो निंग कहती है कि मैं यह बात क्यों भूल चुकी थी कि आज तो ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है और यह वहां पर जरूर इनवाइटेड होगा, यानी मुझे कुछ भी हो जाए यह पार्टी अटेंड करनी ही पड़ेगी। फिर हम लोग देखते हैं लू और निंग जैसे ही अंदर आते हैं तो लू निंग को छोड़कर वहां से चला जाता है और निंग कुछ लड़कियों से बातें करने लगती है। तो वह लड़कियां कहती है तुम बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाली हो क्योंकि तुमने लू की चोरी को पकड़ा था और उसके बावजूद तुम अभी तक उसके साथ हो। तुम ऐसा उसके साथ कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना कि वह तुम्हारे साथ दोबारा भी धोखा कर सकता है। ऐसे लोगों का कोई भरोसा भी नहीं होता।
वह कुछ भी कर सकते हैं। तो निंग कहती है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अभी तक अपनी एंगेजमेंट को कायम रखा हुआ होगा? ऐसी कोई बात भी नहीं है। मैं अब मजीद उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ और ना ही मैं रह सकती हूँ। इतनी देर में वहां पर लू भी पहुंच जाता है और याओ भी आ जाती है। लू कहता है कि यह तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यह बात कर सको? तभी याओ भी कहने लगती है, सिस्टर प्लीज आप मुझे माफ कर दें। उस दिन जो हुआ था वो हमारी इंटेंशंस नहीं थी। हम दोनों ड्रंक थे। शायद उसी वजह से यह सब कुछ हो गया। लेकिन लू तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा लॉयल है। और फिर लू भी निंग को बहुत बुरा भला कहने लगता है। इतनी देर में वहां पर फेंग पहुंच जाता है और फेंग कहता है, यह सब कुछ क्या हो रहा है? तो लू कहता है कि नहीं, कुछ नहीं, हम तो बस मजाक कर रहे थे। फेंग उसको कहता है कि तुम्हें हर लड़की के साथ तमीज से पेश आना चाहिए। शायद तुम्हें पता ही नहीं है कि वर्ड्स किस तरह यूज किए जाते हैं। तो लू कहता है कि सॉरी। फिर उसके बाद वो नेंग को अपने साथ वहां से लेकर चला जाता है और यह उन दोनों को साथ में जाता हुआ देखकर बहुत जेलस हो रही थी। वो अपने दिल में कहती है कि मैं 5 साल अब्रॉड में क्या रही, यहाँ पे तो सब कुछ ही बदल गया है। लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ और मैं हर चीज को वापस लेकर रहूंगी। जो कुछ मैं छोड़कर गई थी वो सब कुछ मुझे वापस मिलेगा। उधर हम लोग नेगंग और लू को देखते हैं। वो दोनों ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाते हैं और ऊपर से यह सब कुछ फेंग भी देख रहा होता है। ग्रैंडपा उन दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश होते हैं और वह कहते हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। एक काम करते हैं कि नेक्स्ट मंथ तुम लोगों की शादी रख देते हैं। यह सुनकर निंग तो बहुत हैरान होती है और कहती है कि ग्रैंडपा इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? तभी लू कहता है कि मैंने एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। मैं कुछ ही दिन में वहां से वापस आ जाऊंगा, तो उसके बाद हम लोग शादी रख लेंगे। यह कहकर ग्रैंडपा भी बहुत खुश होते हैं। इतनी देर में वहां पर याओ आती है। वो ग्रैंडपा के लिए चाय लेकर आ रही थी, लेकिन वो चाय निंग पर गिर जाती है। वो निंग को सॉरी करती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। तो निंग वहां से चली जाती है क्लोथ्स चेंज करने के लिए और लू भी याओ को वहां से लेकर चला जाता है। तो ग्रैंडपा यह सोच रहे होते हैं, जब से यह लड़की आई है मैंने देखा है कि लू और निंग एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं और लू इस लड़की के लिए तो अपने फेस एक्सप्रेशंस को भी नहीं छुपा सकता। और फिर दूसरी तरफ हम लोग निंग को देखते हैं, जिसको मेड कपड़े देती है और कहती है कि आप यह साफ कपड़े पहन सकती है। फिर निंग कहती है कि ठीक है, अब तुम बाहर चली जाओ, मैं शावर लेकर यह कपड़े चेंज कर लूंगी। जब मेर वहां से जाती है तो निंग भी बाथरूम चली जाती है। जब वह बाहर निकल कर आती है तभी उसके रूम में फेंग आ जाता है। वो फेंग को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। फिर फेंग उसको लेकर जाता है और बेड पर लिटाता है। वो उसके क्लोज होता है और तभी कोई डोर ओपन करने की कोशिश करता है। यह देखकर निंग बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो कहती है कि प्लीज चेक करो कि कौन है, हमारे दरमियान कुछ भी हो सकता है, प्लीज चेक कर लो। और उधर हम लोग लू और याओ को देखते हैं। याओ कहती है कि ग्रैंडपा अभी तक मुझसे नाराज है और मुझे पता है कि वो कभी मुझे अपनी डॉटर इन लॉ तस्लीम ही नहीं करेंगे। लू कहता है तुम फिक्र मत करो, कोई बात नहीं, वो ओल्ड हो चुके हैं लेकिन वो समझ जाएंगे। इतनी देर में वहां पर एक लड़की आती है और वो लू को बताती है कि मैंने देखा है, नेक जिस रूम में कपड़े चेंज करने गई थी उस रूम में कोई आदमी गया है, वो तुम्हारे साथ चीट कर रही है। यह सुनकर लू को बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन वहां से भाग जाता है। इधर हम लोग नेक को देखते हैं। जैसे ही वह लू की आवाज सुनती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वह फौरन फेंग को धक्का देकर अपने साथ बाथरूम में ले जाती है। इतनी देर में लू दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है और वह निंग को बाथरूम में जाता हुआ देख चुका होता है। तो वह जोर जोर से कहने लगता है कि जल्दी करो और बाहर आ जाओ, मेरे साथ तुमने चीट करने के बारे में सोचना भी नहीं है, जल्दी करो। लेकिन जैसे ही फिर वह दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है तो वह देखता है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ निंग होती है।
याओ कहती है कि वो लड़का की तरह जो तुम्हारे साथ था। निंग कहती है कि कौन सा लड़का, मैं तो यहाँ पर अकेली थी। तो लू कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, जल्दी से कपड़े चेंज करके तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा बाहर ही वेट कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि फेंग भी साइड पर छुपा हुआ होता है। यह कह के याओ और लू दोनों वहां से निकल जाते हैं और तब ने थोड़ा रिलैक्स फील करती है। इतनी देर में फेंग उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा प्ले किया है। फिर वो उसको कपड़े लाके देता है और कहता है कि जल्दी जाओ और जाकर चेंज कर लो। निंग फिर कपड़े चेंज करके जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलती है तो सामने ही लू और याओ खड़े हुए होते हैं। याओ कहती है कि प्लीज तुम मेरी वजह से लू के साथ कट ऑफ मत करो, यह बहुत ही अच्छा इंसान है। फिर वह वहां से जाने लगती है तो लू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अभी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। नहीं कहती है, लेकिन मैं तुमसे कोई बात भी नहीं करना चाहती। मैं यहाँ पर सिर्फ इस वजह से आई हूँ क्योंकि ग्रैंडपा की बर्थडे थी और मैं उनका दिल खराब नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहा करो। ये कह के वो वहां से निकल जाती है और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सारी फैमिली मेंबर्स एक साथ खाना खा रहे होते हैं और वहां पर एक लेडी फेंग और निंग का इंट्रोडक्शन करवाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं जैसे वो दोनों स्ट्रेंजर्स हो और एक दूसरे को जानते तक ना हो। लेकिन लू निंग को देख रहा होता है जिसके फेस एक्सप्रेशंस फौरन से चेंज होते हैं और वो यह सोच रहा होता है कि अंकल को देखकर इसने इतना अजीब सा रिएक्ट क्यों किया होगा। लेकिन फिर वो इस बारे में मजीद नहीं सोचता और फेंग निंग को मैसेज करने लग जाता है। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम इस शादी के लिए मना कर सकती हो, फिर मैं यह अनाउंस कर दूंगा कि तुम मेरी जीएफ हो। इस तरह मेरे लिए भी सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन ने कहती है कि प्लीज तुम ऐसा कुछ भी मत करना क्योंकि मैं अभी सक्सेस बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतने ज्यादा लोगों की नफरत देख सकूं। तभी याओ के हाथ से एक ग्लास गिरता है और वो उसके कांच को उठाने लगती है तो वो उसके हाथ पे लग जाता है। तो लू उसकी बहुत केयर करता है और वो ग्रैंडपा से कहता है मैं इसकी बैंडेज करवा के लाता हूँ। यह कह के वो याओ को अपने साथ वहां से ले जाता है और ग्रैंडपा यह सोच रहे होते हैं कि पता नहीं यह लड़का कब सुधरेगा। मैंने इसको कहा भी था कि निंग के सामने याओ की इतनी केयर मत किया करें, लेकिन इसको मेरी बात समझ ही नहीं आती है। फिर वो लेडी कहती है निंग तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारी बहन ही है ना। तो लू एज ब्रदर उसका बहुत ख्याल रख रहा है। तो फेंग कहता है कि हाँ यह बात निंग समझ सकती है। फिर उसके बाद फेंग और निंग साथ में खाना खाते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग निंग और फेंग को एक साथ देखते हैं। वो दोनों साथ में खाना बनाते हैं। जब निंग वो खाना टेबल पर लगा देती है तो वो साथ में खाना खाते हैं और फेंग उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है। साथ वो यह भी कहता है कि तुम्हें घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक नैनी रख दूंगा जो कि तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। यह बात सुनकर निंग सोचने लगती है वैसे यह कितना थॉटफुल है ना और कितनी ज्यादा केयरिंग करता है। यह लू से बिल्कुल डिफरेंट है। और फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं निंग जब अपने घर से बाहर निकलती है तो सामने ही लू खड़ा हुआ होता है। लू उसको कहता है मॉम ने मुझसे कहा है हम लोगों को आज चले जाना चाहिए और अपना सर्टिफिकेट ले आना चाहिए ताकि हम लोगों की मैरिज रजिस्टर हो सके। लेकिन लिंग उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। तो लू कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि याओ मेरी सिर्फ बहन है और मैं उसको सिर्फ बहन की नज़र से देखता हूँ, हमारे दरमियान ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। उस दिन जो हो रहा था तुम्हें वो गलत लग रहा था, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो। निंग कहती है कि वो तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम उसको बहन समझते भी हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे जो भी कहोगे और मैं उस बात पर यकीन कर लूंगी। मैं कोई 3 साल की बच्ची नहीं हूँ और अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे साथ। यह कह के वह वहां से जाने लगती है, लेकिन लू उसको पकड़ के जबरदस्ती अपनी कार में बिठा देता है।
यह सब कुछ फेंग भी देख चुका था और फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मेरे नेफ्यू को इतना सबक सिखाओ कि उसको पता चल जाए कि निंग के साथ दोबारा इस तरह उसने कुछ नहीं करना। और फिर दूसरी तरफ हम लोग लू और निंग को देखते हैं। वह दोनों ही मॉम से मिलने के लिए जाते हैं। मॉम उन दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश होती है। इतनी देर में याओ का मैसेज लू के पास आता है और लू भागता हुआ वहां से निकल जाता है। निंग कहती है कि मॉम आप इसको छोड़े, यह ऐसा ही है, आप आए, मैंने आपको एक बात बतानी है। फिर निंग मॉम को बताती है कि मैं यह शादी नहीं करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मेरी बहन और मेरे फियांसे का क्या रिलेशन है और मैं उन दोनों के दरमियान नहीं आना चाहती। तो मॉम कहती है कि यह तुम क्या कह रही हो, तुम जानती ही हो ना कि ग्रैंडपा कितने ज्यादा खुश है और वो बहुत दुखी हो जाएंगे यह सुनकर। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तुम एक काम करो, तुम अभी मैरिज सर्टिफिकेट ले लो, फिर बाद में जब तुम्हारा दिल करे तुम मुझसे डिवोर्स ले लेना। निंग कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। इस तरह सबको लगेगा कि मैं मैरिड हूँ। और क्या आपको नहीं लगता कि यह गर्ल्स के रेपुटेशन के खिलाफ है? ऐसा मैं कभी भी नहीं करूंगी। मैं यही बात आपको बताने के लिए आई थी। यह कह के वो वहां से उठकर चली जाती है। और तभी मॉम फॉरेन से कॉल करती है मिस्टर शन यानी निंग के डैड को और उसको कहती है कि तुम्हारी बेटी ने आज मुझे बहुत ही ज्यादा डिसपॉइंट किया है। मैंने इसीलिए तो इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया था ना। कुछ भी करो लेकिन अपनी बेटी को समझाओ, वह मेरे बेटे से शादी क्यों नहीं करना चाहती है। और फिर दूसरे सीन में हम लोग डैड और याओ को देखते हैं। डैड बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और वह कहते हैं मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मेरी बेटी ने लू फैमिली के साथ अपने सारे रिलेशंस खत्म कर दिए हैं। यहाँ तक कि वो इस रिलेशनशिप को भी नहीं रखना चाहती, वो इंगेजमेंट तोड़ना चाहती है। यह वो कैसे कर सकती है? यह सुनकर याओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो डैड कहते हैं कि तुम कोई और इंटेंशंस मत रखो और अपने बैड आइडियाज भी अपने पास ही रखना। मुझे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर यह सब कुछ ना हुआ तो हमारी बिजनेस डीलिंग का क्या होगा? हम तो रातों रात सड़क पर भी आ सकते हैं। मैं उस लड़की को ऐसा करने नहीं दे सकता हूँ। याओ कहती है कि डैड आप निंग के साथ एक गेम खेलें, उसको गेम के अंदर फंसाए ताकि वह लूक के साथ शादी कर सके। और फिर याओ वियर सी स्माइल करती है और उधर हम लोग निंग को देखते हैं जिसको फेंग उसके घर पर छोड़ने के लिए आया था। से वो घर में आ जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा थकी हुई होती है। इतनी देर में उसके पास डैड की कॉल आती है और डैड कहते हैं कि तुम आजकल कहाँ होती हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारी ग्रैंडपा मिसिंग है। ग्रैंडपा का भी कोई अतापता नहीं है। यह सुनकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और हम देखते हैं वो फौरन से भागते हुए डैड के पास जाती है और कहती है डैड मुझे बताए ग्रैंडमा किधर है। और इतनी देर में पीछे से याओ आती है और निंग को बेहोश कर देती है। यानी यह सब कुछ उनका प्लान था। देन हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जब निंग की आंख खुलती है तो वहां पर डैड और या दोनों खड़े हुए होते हैं। डैड कहते हैं कि अब से तुम इसी घर में रहोगी जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती लू फैमिली में। तो निंग कहती है कि डैड मैं वहां पर शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो डैड उसको एक थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि जो मैंने तुम्हारे लिए डिसाइड किया है तुम वहीं पर ही शादी करोगी। और अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे मना करती हो। जब डैड वहां से चले जाते हैं तो या फिर ने का मोबाइल भी छीन लेती है और कहती है कि असल में तो मैं लू फैमिली में शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे डैड की नजर तुम्हारी और तुम्हारी मॉम के ऊपर है। एक दफा मुझे लू फैमिली में जाने दो, मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। यह कह के वो वहां से निकल जाती है और निंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और उधर हम लोग लू को देखते हैं जो कि निंग को कॉल करता है, लेकिन निंग कोई कॉल भी अटेंड नहीं कर रही थी। और फेंग भी देखते हैं वो भी बार बार निंग को कॉल ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी कॉल भी अटेंड नहीं करती है। और इधर डैड निंग के पास उसका मोबाइल लेकर आते हैं और कहते हैं लू के बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम उसको कॉल करो और उसके साथ अच्छे से बात करना।
फिर निंग उसको कॉल करती है और फोन स्पीकर पर डाल देती है। फिर लू कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ ही दिन के अंदर अंदर शादी कर लो, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इतनी देर में वहां पर या भी आ जाती है और याओ लू को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आई हूँ, यह पी लो जल्दी से। तो लू कहता है कि 1 मिनट रुक जाओ, मैं कॉल खत्म कर लूँ, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। फिर निंग कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो डैड उसके हाथ से मोबाइल ले लेते हैं और लू कहते हैं कि यह तुम्हारे लिए रेडी रहेगी, तुम भी टाइम से जरूर पहुंच जाना। यह कह के वो कॉल कट कर देते हैं और फिर वो निंग को बहुत डांटते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बनी बनाई डील को खराब करो, दोबारा इस तरह की बात कभी भी लू के सामने मत करना। और दूसरी तरफ हम लोग लू को देखते हैं जो कि अपने घर पे वापस आता है। वो देखता है कि वहां पर उनकी वेडिंग फोटो नहीं होती। फिर वो वार्डरोब में चेक करता है कि उसकी शर्ट भी नहीं होती है। तो वो फौरन से निंग को कॉल करता है और डैड फौरन से निंग को फोन देते हैं। निंग कहती है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम मुझे अभी से बता दो। मैंने तुम्हें यह बात कह दी है ना कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, हमारी इंगेजमेंट टूट चुकी है, तुम क्यों नहीं समझते हो इस बात को। लू कहता है कि तुम मुझे शराफत से यह बता दो कि हमारी वेडिंग फोटो किधर है, तुमने कहाँ किया है उसको। तो निंग कहती है कि वो तो टूट गई थी तो मैंने उसको ट्रैश में डाल दिया, मुझे वैसे वो इतनी जरूरी भी नहीं लगी थी। फिर लू गुस्से से कॉल कट कर देता है और अपने ट्रैश में अपनी वेडिंग फोटो को देखकर उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और उधर हम लोग फेंग को देखते हैं जिसको असिस्टेंट बता देता है कि नहीं तो काफी टाइम से अपने घर से बाहर नहीं निकली है, हमें पता चला है कि वो अपने घर पर नहीं है, शायद वो अपने डैड के घर पर रह रही है। फेंग कहता है कि ठीक है, जाओ और उसके बारे में पता लगवाओ, मुझे लगता है कि वह किसी मुसीबत में है। जब असिस्टेंट वहां से निकल जाता है तो फिर फेंग कुछ सोचने लगता है और उधर हम लोग डैड को देखते हैं जो कि निंग को गुस्सा करके कहते हैं, मुझे तुम्हारी कम्युनिकेशन को बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे आसपास गार्ड से रखूंगा और तुम यहाँ से कहीं पर भी नहीं भाग सकती हो। यह कह के जब डैड वहां से निकल जाते हैं तो तभी निंग के पास फेंग की कॉल आती है और वो फेंग को बताती है कि प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, मुझे मेरे डैड ने अपने घर में कैद करके रखा हुआ है, वह मुझे कहीं पर भी नहीं जाने देते और ना किसी से बात करने देते हैं, प्लीज तुम मेरी आकर हेल्प कर दो। और फिर हम लोग देखते हैं निंग फेंग का वेट कर रही होती है। इतनी देर में फेंग वहां पर आ जाता है और उसको कहता है, तुम नीचे छलांग लगा लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगा, मैं तुम्हें कैश कर लूंगा, लेकिन प्लीज जल्दी करो। फिर निंग फौरन वहां से छलांग लगाने लगती है, लेकिन उसका पैर स्लिप होता है जिसकी वजह से नॉइस प्रोडक्शन होती है और गार्ड्स फौरन से अंदर आ जाते हैं। लेकिन इतनी देर में निंग फेंग के पास पहुंच चुकी होती है। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि निंग और फेंग दोनों कार में यहाँ से जा रहे होते हैं। निंग लू को कॉल करके अपनी और उसकी इंगेजमेंट के बारे में बता देती है कि हमारी अब कोई इंगेजमेंट नहीं रही और मैं ब्रेकअप कर चुकी हूँ तुमसे। फिर उसके बाद वह फेंग को भी थैंक्स करती है और कहती है कि तुमने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए टाइम निकाला, यह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा है, तुम्हारा इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फेंग कहता है कि ऐसे थैंक्स नहीं करते हैं और तभी निंग उसको सिक पर किस कर देती है। यह देखकर फेंग स्माइल करता है और फिर निंग वहीं पर ही उतर जाती है। जब फेंग वहां से निकल जाता है तो अनफॉर्चुनेटली याओ भी अपनी कार में वहां से जा रही होती है और जैसे ही वो निंग को रोड पर देखती है तो वह उसके अंदर कार जाके हिट कर देती है। निंग को माइनर से इंजरीज होती है, वह आज उसको मारना चाहती, लेकिन जैसे ही वह फेंग की कार को आता हुआ देखती है वो फौरन से अपनी कार वहां से ले जाती है। फेंग भागता हुआ ने के पास वापस आता है और उसको हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ हम लोग लू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रंक था और वो बस यही कहा जा रहा होता है कि तुम्हें मुझसे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था,
तुम मुझसे इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई हो कि अब तुम हमारी वेडिंग फोटो को भी फाड़ दोगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी देर में वहां पर या पहुंच जाती है और फिर उसके फ्रेंड्स वहां से उठकर चले जाते हैं और लू अभी तक यही कहे जा रहा होता है कि याओ क्या तुम जानती हो, ने मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज है, इतनी ज्यादा कि उसने हमारी वेडिंग फोटो भी फाड़ दी है। यह सुनकर याओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहती है इस लड़की का नाम अब मैं मजीद नहीं सुन सकती हूँ। मैं थक गई हूँ हर जगह पर निंग 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 सुनकर। और फिर दूसरी तरफ हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि निंग का बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रहा होता है और साथ ही उसको कंसोल भी कर रहा होता है। इतनी देर में सु वहां पर आ जाती है और कहती है तुम दोनों के दरमियान कौन सी केमिस्ट्री चल रही है। यह सुनकर निंग थोड़ा शाई फील करती है और कहती है कि ऐसी कोई बात भी नहीं है। सु कहती है कि अच्छा ठीक है, अब मुझसे छुपाने की क्या जरूरत है, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ आफ्टर ऑल। तुम जानती हो कि अंकल ने हमारा तो कभी इतना ख्याल नहीं रखा जितना वो तुम्हारा ख्याल रखते हैं। तुम्हें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं वो। फिर फेंग कहता है कि अच्छा ठीक है, बस बहुत हो गया अब। और सु कहती है कि यह क्या बात हुई, अभी तो मैं आई थी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। और तभी निंग फेंग को कहती है कि मैं चाहती हूँ मैं एक केस फाइल कर दूँ, इस तरह मुझे कुछ हेल्प मिल सकती है। फेंग कहता है कि हाँ यह तुम ठीक कह रही हो। और फिर वो निंग के पास जाकर बैठ जाती है। निंग कहती है कि मैं चाहती हूँ जब लू की शादी हो तो उसकी शादी पर कुछ इस तरह हो कि उसकी शादी स्पॉइल हो जाए। और तभी फेंग अपने असिस्टेंट को यह मैसेज कर देता है लू की शादी को एक तमाशा बना देना और मैं उसी टाइम उसी स्पॉट पर निंग को प्रपोज करने के लिए आऊंगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग वेडिंग का सीन देखते हैं जहां पर सब लोग पहुंच चुके होते हैं और लू ये सोच रहा होता है कि पता नहीं अभी तक ब्राइड की एंट्री क्यों नहीं हुई है। कुछ ही देर में वहां पर निंग आ जाती है लेकिन उसने ब्राइडल ड्रेस वह नहीं किया था। सारे गेस्ट उसको देखकर बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं यह इस तरह क्यों ड्रेस अप करके आई है, हालांकि यह तो इसकी अपनी शादी है ना। फिर जब निंग स्टेज पर जाती है तो लू कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, तुम आज ब्राइड बन के आना चाहती थी और तुम तो ऐसे आ गई जैसे तुम किसी के फ्यूनरल पे आई हो, इस तरह नहीं चल सकता, प्लीज जाओ और जाकर ड्रेस अप करके आओ। तो निंग कहती है कि मैं तो ऐसे ही आऊंगी और मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी है, तुम तो अडॉप्टेड सिस्टर से ही शादी करोगे ना, तुम्हारा तो चक्कर भी उसी के साथ ही चल रहा था। यह सुनकर एक लड़की कहती है कि क्या अडॉप्टेड सिस्टर के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। फिर लू कहता है कि प्लीज इस तरह की बातें अभी मत करो, आज हमारा वेडिंग डे है और मैं इसको रन नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज। और तभी निंग सबको यह अनाउंस कर देती है कि मेरे फियांसे और मेरी सिस्टर दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है और अभी से नहीं, इसको काफी टाइम हो चुका है। और तभी फेंग अपने असिस्टेंट को एक इशारा करता है और उसके बाद सब लोग यही नारा लगाने लग जाते हैं कि यह शादी नहीं हो सकती है और निंग के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। उसके बाद फेंग स्टेज पर जाता है और सबको अनाउंस करता है तो इसीलिए मेरे दोनों नेफ्यूज की शादी नहीं हो सकती है क्योंकि मेरे नेफ्यू ने एक मासूम सी लड़की को धोखा दिया है। फिर उसके बाद वह अपनी जेब में से रिंग निकालने लगता है, लेकिन इससे पहले ही नेग ये अनाउंस कर देती है कि मेरे अंकल ने बिल्कुल ठीक कहा है, हमारी शादी नहीं हो सकती है। यह बात सुनकर फेंग अपनी रिंग फॉरेन से अंदर रख देता है और वो यह सोच रहा होता है कि इसने मुझे अंकल कहा, अच्छा ठीक है, यह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देन वो स्माइल भी करता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग एक बाहर का सीन देखते हैं जहां पर याओ बहुत ही ज्यादा ड्रिंक किए जा रही थी। उसके साथ जियांग भी बैठी हुई होती है। याओ कहती है कि यह शादी तो सिर्फ एक टेम्परेरी शादी थी, लेकिन लू ने इसको अपने सर पर सवार कर लिया है, वो उस लड़की के साथ इतना इन्वॉल्व था, मैं तो यह बात सोच भी नहीं सकती थी, मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है इस बात पर। जियांग कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें इसकी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
फिर याओ कहती है, वैसे मुझे एक बात याद आई है, तुम्हारा और निंग का तो बहुत क्लोज रिलेशन है ना, और तुम उसको बहुत ज्यादा जानती भी हो, तो यानी तुम मेरी बहुत हेल्प कर सकती हो इसके अंदर। जियांग कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। यह सुनकर याओ बहुत खुश हो जाती है और फिर वह अपने दिल में कहती है, निंग अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। मैं तुम पर ऐसी जगह से वार करूंगी जहाँ से तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और फिर दूसरी तरफ हम लोग नेक को देखते हैं जो कि कंपनी में होती है और वो अपनी एम्प्लॉय से कुछ बातें कर रही होती है। इतनी ही देर में उसके पास कॉल आती है और उसको बताया जाता है ग्रैंडमा को हार्ट अटैक हुआ है और वह इस वक्त हॉस्पिटल में है। उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। कुछ ही देर में तुम्हें यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा क्योंकि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फौरन वहां से भागती है। देन हम लोग देखते हैं वह जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है, साथ साथ वह फेंग को भी इन्फॉर्म कर चुकी थी। उसके बाद वो वहां के नर्स से मिलती है और नर्स उसको बताती है उनको जब यहाँ पर लाया गया था उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, बस आपको विश करना चाहिए कि वो ठीक रहे। अभी तो डॉक्टर्स उनको ऑपरेट कर रहे हैं। फिर वो नर्स उसको एक वीडियो दिखाती है और कहती है कि उसको यहाँ पर लाने वाली यह लड़की थी। उस वीडियो को देखकर निंग कहती है कि यह तो मुझे बिल्कुल जियांग की तरह लग रही है, यानी कि इसको यहाँ पर जियांग लेकर आई है। इतनी देर में ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर्स भी आ जाते हैं और डॉक्टर फिर बताते हैं कि हम उनको रेस्क्यू नहीं कर सके हैं, आप अपने ग्रैंडमा की फ्यूनरल की तैयारी शुरू कर दें। यह सुनकर निंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर कुछ ही देर में जब वहां पर डेर आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ है मेरी मॉम के साथ, मुझे पता है कि यह सब कुछ तुमने ही किया होगा, तो नहीं कहती है कि जाए ना और जाके अपनी उस प्यारी बेटी से पूछे जिसने यह सब कुछ किया है। जियांग लाई थी ग्रैंडमा को यहाँ पर और पता नहीं उसने ग्रैंडमा के साथ किया क्या है। फिर तभी डैड उसके ऊपर हाथ उठाने लगते हैं, लेकिन फेंग वहां पर पहुंच जाता है और उनका हाथ रोक लेता है। फिर वो कहता है कि आप अपनी बेटी के ऊपर इस तरह हाथ नहीं उठा सकते हैं। तो डैड भी फौरन से इनोसेंट बन जाते हैं और कहते हैं, सॉरी मैं भूल गया था, असल में मेरी मॉम इस दुनिया से चली गई है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं अपनी मॉम को लास्ट टाइम देखने जाता हूँ। यह कह के वो वहां से चले जाते हैं और निंग अपने दिल में सोच रही होती है कि यह लोग कितने ज्यादा मकार हैं। सब कुछ करने के बाद यही लोग इनोसेंट बन जाते हैं। उनके साथ तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि यह डिर्व करते हो। और फिर दूसरी तरफ हम लोग फ्यूनरल का सीन देखते हैं जहां पर निंग बहुत ही ज्यादा सैड होती है और वो कहती है कि ग्रैंडमा इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आप ही मुझसे करती थी, आपने मुझे बहुत सी चीजें सिखाई हैं और अब आप ही मुझसे दूर जा चुकी है, अब मैं अपने आप को कैसे संभालूंगी। इतनी देर में वहां पर लू भी पहुंच जाता है और उसके साथ याओ भी होती है। लू जब निंग को देखता है तो उसके पास आकर बैठता है और उसके साथ बैठकर वो उसको कंसोल करने की कोशिश करता है, लेकिन निंग कहती है प्लीज तुम मुझसे दूर हो जाओ। लू कहता है तुम इतनी मीन कैसे हो सकती हो, आज तो ग्रैंडमा की डेथ है, तुम आज के लिए तो प्लीज मुझे कंसोल करने दो। निंग कहती है क्यों, मैं तुम लोगों को क्यों कंसोल करने दूं, तुम सब लोगों की वजह से मेरी ग्रैंडमा आज मेरे पास नहीं है, तुम सब लोगों ने मिलकर मारा है उनको। डैड कहते हैं तुम यह क्या बकवास कर रही हो। निंग कहती है ठीक है, तो फिर आप लोग मुझे यह बताएं कि ग्रैंडमा को इतना अचानक हार्ट अटैक क्यों आ गया था। मुझे पता है कि उनको ऐसा कुछ दिया गया है जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया है और मैं आप में से किसी को भी माफ नहीं करूंगी। इतनी ही देर में फेंग भी वहां पर पहुंच जाता है और वह लू को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम निंग के साथ इस तरह से बात कर रहे हो। यह देखकर लू को बहुत गुस्सा आता है और वह निंग को कहता है तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया है, तो मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। फिर वो वहां से निकल जाता है और जियांग यह सोच रही होती है कि फेंग ने के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोच सकता है, वो हर जगह पर आजकल ने को प्रोटेक्ट करता फिर रहा है।
मुझे तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। और फिर उधर हम लोग डैड को देखते हैं, जिसके पास जियांग जाती है और कहती है कि डैड आप इतनी फिक्र मत करें। आपको क्या लगता है कि वो मिस्टर लू के साथ शादी नहीं करेगी तो आपकी बिजनेस डील खराब हो जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जानते हैं ना कि आजकल फेंग उसकी बहुत फिक्र कर रहा है। फेंग भी तो लू फैमिली का एक हिस्सा है ना, तो आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारा फ्लू फैमिली के साथ सब रिलेशंस बने रहेंगे। डैड उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लग जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम लोग कंपनी का सीन देखते हैं, जहां पर नेंग बाकी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग कर रही होती है और उनकी कोऑपरेशन हो जाती है। जब सब वहां से निकल जाते हैं तो एक लड़की ने को गिलास लाकर देती है। नेक जब वो पानी पीती है तो तभी उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। इतनी देर में वहां पर एक लड़का लिन पहुंच जाता है, जो कि निंग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। और फिर वहां पर जियांग आती है और उन दोनों की इसी तरह की साथ में पिक्चर्स क्लिक करती है और कहती है कि लिन तुम्हारा जो दिल करे आज तुम इसके साथ कर लो। तुम मेरे कजिन हो और आज मैं तुम्हें इस बात का मौका देती हूँ। तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम वो करो। और तभी लिंग जियांग को कहती है कि इसका यह मतलब है कि तुमने मुझे ड्रग्स दिए हैं। जियांग कहती है कि हाँ दिए तो है, लेकिन तुम्हें बहुत लेट पता चला। फिर जियांग वहां से निकल जाती है और लिन दोबारा से निंग के साथ जबरदस्ती करता है। लेकिन इतनी देर में फेंग वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों को दूर करता है। देन असिस्टेंट वहां पर आता है और लिन को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। तभी लिंग कहती है कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, प्लीज कुछ करो। फेंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। फिर वह उसको उठाकर अपने साथ वहां से ले जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां पर फेंग वेट कर रहा होता है कि निंग को कब होश आएगा। और जब निंग को होश आता है तो वो फेंग को कहती है कि मैं बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील कर रही हूँ, पता नहीं मैंने तुमसे क्या क्या बोल दिया होगा। तो फेंग स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं, तुमने ऐसी कोई बात नहीं की थी मुझसे। और उधर हम लोग जियांग को देखते हैं। जब वह डैड के पास जाती है तो डैड उसको थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कर्ज की वजह से लू फैमिली की रेपुटेशन डाउन हुई है। तुम जानती हो ना कि वो हमसे अपने सारे कनेक्शंस खत्म भी कर सकते हैं। तुम्हें किसने कहा था कि तुम इतना फजूल प्लान करो? जियांग कहती है कि डैड आप फिक्र मत करें, मैं कुछ करती हूँ। लिन पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और फिर अगले सीन में हम लोग लू को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा डिप्रेस होता है। या उसके पास आती है और उससे कहती है कि अब तो हम लोग इंगेज्ड हैं ना, तो हम लोगों को अपने बारे में कुछ बातें करनी चाहिए। लेकिन लू कहता है कि मैं तुमसे कोई बात भी नहीं करना चाहता। फिर वो वहां से उठकर चला जाता है। तभी वहां पर जियांग आती है और जियांग याओ को कहती है तुम इतनी फिक्र मत करो, मेरे पास निंग की एक वीडियो है और बहुत सारी फोटो भी है, जिसकी वजह से हम उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं। फिर जियांग वो फोटो याओ को भी दिखाती है और याओ कहती है कि यह तो बहुत ही अच्छा रहेगा, एक काम करो तुम इसको पब्लिक कर दो। और फिर जियांग वियर सी स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग फेंग और निंग को देखते हैं। जैसे ही वह दोनों घर वापस आते हैं तो निंग के पास कॉल आती है और उसको बताया जाता है तुम इंटरनेट पर चेक करो, तुम्हारे बारे में पोस्ट की गई है और उसके ऊपर बहुत ही अजीब अजीब सी बातें लिखी गई है। यह सुनकर निंग बहुत डर जाती है और फिर हम लोग देखते हैं कि निंग और फेंग दोनों घर के अंदर आ चुके होते हैं। निंग कहती है कि तुमने क्या सोचा है इस बारे में? फेंग कहता है तुम फिक्र मत करो, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी वह अपने असिस्टेंट को कह देता है कि कुछ भी करो लेकिन इस पोस्ट को चेंज कर दो। और उधर हम लोग देखते हैं जियांग और याओ दोनों खुश हो रही होती है कि अच्छा हुआ कि हमने उसका काम तमाम कर दिया है। अब निंग की रेपुटेशन वैसे भी डाउन हो जाएगी और लिन भी बाहर आ सकेगा। फिर जियांग जब चेक करती है तो उसको पता चलता है कि पोस्ट चेंज हो चुकी है। यह चीज वो या को भी दिखाती है और कहती है कि तुम देखो यहाँ पर निंग की जगह तुम्हारी और मिस्टर लू की बातें हो रही है।
यह देखकर याओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और जियांग कहती है, मुझे पता है कि यह सब कुछ फेंग ने किया है। इसका यह मतलब हुआ कि वो हर जगह पर उसको प्रोटेक्ट करता फिर रहा है। और फिर उधर हम लोग फेंग और निंग को देखते हैं। निंग कहती है, मैं चाहती हूँ कि हम लोग अब अपना रिलेशन पब्लिक कर दें और अब हमें सर्टिफिकेट भी ले लेने चाहिए। तो फेंग कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? ठीक है, हम लोग ऐसे ही करेंगे, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। सबको सबक भी तो सिखाना है ना। उसके बाद हम दोनों जाकर अपना अपना सर्टिफिकेट वहां से ले आएंगे। और फिर फेंग नेंग को एक गिफ्ट भी देता है। नेंग उसको खोल कर देखती है तो उसके अंदर एक ब्रेसलेट होता है। वह कहती है कि यह तो मेरी ग्रैंडमा का ब्रेसलेट है, तुम्हें यह कहाँ से मिला? तो फेंग बताता है कि मैं एक ऑक्शन पे गया था और वहां पे मुझे यह पता चला था कि यह तुम्हारी ग्रैंडमा का है। मुझे पता था कि तुम उनसे बहुत प्यार करती हो, तो इस वजह से यह मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया है। यह सुनकर निंग बहुत खुश हो जाती है और वो फौरन से फेंग को हक कर लेती है। कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। और फिर दूसरी तरफ हम लोग लिंग को देखते हैं जो कि डैड और जियान से मिलने के लिए जाती है। फिर वो डैड को कहती है, आप अपनी बेटी को घर में ऐसे छुपाकर नहीं रख सकते हैं। इसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और पुलिस इसको ढूंढ रही है। आपको चाहिए कि आप पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दें। फिर वो पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन फिर जियांग उससे उसका मोबाइल फोन ले लेती है और कहती है कि हम लोग बैठकर इस बात को हल कर लेते हैं। फिर डैड कहते हैं, हाँ यह बात सही रहेगी, तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो मुझसे। तो ने कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कंपनी में से मुझे कुछ शेयर्स दें। इसके अलावा आप मुझे सपोर्ट करेंगे और उससे बढ़कर आप अपनी इस बेटी को इस घर से बाहर निकालेंगे, तब मैं इस सब के बारे में कुछ सोच सकती हूँ। तो फिर डैड कहते हैं कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब निंग वहां से चली जाती है तो जियांग कहती है कि डैड आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन डैड उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और वो भी वहां से चले जाते हैं। फिर जियांग किसी को कॉल करती है और उसको सब कुछ बताती है। कॉल कट करने के बाद वो कहती है कि निंग अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इस फैमिली से बाहर निकाल दोगी? ऐसा कभी भी नहीं होगा। और फिर दूसरी तरफ हम लोग लू फैमिली का सीन देखते हैं जहां पर फैमिली मेंबर्स बैठे हुए होते हैं। तभी वहां पर निंग जाती है तो मॉम कहती है, तुम अब यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरी फैमिली का तमाशा तो पहले ही बना चुकी हो वो पोस्ट लगाकर। फिर डैड भी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ नहीं कि तुम वो पोस्ट डिलीट करो, उससे हमारी फैमिली की बहुत ही ज्यादा बदनामी हो रही है। और फिर याओ भी मॉम के सामने इनोसेंट बनने का नाटक करने लग जाती है और बार बार रोने लगती है और मॉम उसको कंसोल कर रही होती है। ने कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि याओ ने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है। उसने मेरी पोस्ट क्यों लगाई थी? अब यह सब कुछ उसका रिजल्ट है, तो इसीलिए अच्छा है कि उसको यह सब कुछ भुगतने दें। इतनी देर में वहां पर फ्रैंक भी पहुंच जाता है और वो लू की मॉम को कहता है कि आप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि आप भी जानती है कि आपका बेटा गलत था, आप फिर भी उसको सपोर्ट कर रही है। मुझे आपसे इस चीज की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। यह सुनकर मॉम थोड़ा एम्बेरेस फील करती है और फिर फ्रैंक कहता है कि जिसके साथ जो भी हुआ है वो सब वो डिर्व करते थे, किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं हुआ है और अगर लोग को अपनी गलती समझ में आ जाएगी तो मैं वो पोस्ट भी खुद हटवा दूंगा। फिर निंग वहां से निकल जाती है और हम लोग देखते हैं कि निंग की ग्रैंडपा से मुलाकात हो जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे पता चला है कि तुमने क्या किया है। तुमने यह सब कुछ क्यों किया? क्या तुम सच में लू से शादी नहीं करना चाहती हो? तो नहीं कहती है कि नहीं ग्रैंडपा, वो बिल्कुल भी मेरे काबिल नहीं है और न ही मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वो बहुत ही मीन इंसान है। आप जानते हैं कि वो मुझे नहीं पसंद करता बल्कि वो या को पसंद करता है, तो इसीलिए मैं उसकी लाइफ में आकर क्या करूंगी? ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, अब इस मैटर को मैं खुद सॉल्व करता हूँ। यह सुनकर निंग वहां से चली जाती है।
और फिर ग्रैंडपा सारी फैमिली मेंबर्स के साथ जाकर बैठते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुम सबसे इस चीज की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम लोगों ने निंग के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तभी फेंग ग्रैंडपा को बताता है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं बहुत जल्द उससे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुमने इस बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो फेंग कहता है कि ग्रैंडपा आप फिक्र मत करें, मैं बहुत जल्द उसको आप लोगों से मिलवाने के लिए जरूर लाऊंगा, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। यह कह के फेंग वहां से निकल जाता है और यावियो सोच रही होती है, मुझे लगता है कि अंकल को अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है, तो क्यों ना रंग में भंग डालते हैं। फिर वो आन को कहती है कि अब चौके अंकल ने अपने लिए किसी को ढूंढ लिया है ताकि वो उससे शादी कर सके, तो हमें भी उसके लिए गिफ्ट्स प्रिपेयर करने चाहिए और आन का गिफ्ट मैं खुद ही प्रिपेयर करूंगी। और फिर दूसरी तरफ हम लोग जियान को देखते हैं, जो को यह कह रही होती है, फेंग अपने लिए किसी और लड़की को कैसे पसंद कर सकता है, वैसे वह लड़की कौन हो सकती है। मैंने तो फेंग के साथ अपने आप को सोचा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जियांग बहुत ही गुस्से में होती है। फिर वो अपना डोर ओपन करती है तो सामने ही निंग खड़ी हुई होती है। निंग कहती है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई थी। फिर वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं और वो जियांग का सारा सामान उठाकर बाहर फेंक देते हैं। जियांग कहती है कि मैं इस फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हूँ, तुम लोगों में से कोई मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं रख सकता है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी भी नहीं। तभी निंग उसको एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हें किसने कहा है कि तुम एल्डेस्ट डॉटर हो, तुम तो एक बस इलीगल चाइल्ड हो जो कि शन फैमिली के ऊपर एक बोझ है। इतनी देर में वहां पर डैड भी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। निंग कहती है कि डैड मैं आपको पहले ही यह बात कर चुकी हूँ, अब आगे आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहते हैं आप वो कर लें। तो डैड कहते हैं कि ठीक है। फिर उसके बाद वो निंग को कहते हैं तुम्हें अब किसी और होटल में रुकना पड़ेगा, तुम अब यहाँ पर नहीं रह सकती हो। यह सुनकर निंग वहां से निकल जाती है। तो जियांग कहती है कि डैड आप प्लीज मेरे साथ इस तरह मत करें, मैं किधर जाकर रहूंगी। तो डैड कहते हैं कि जहां पर तुम्हारा दिल करे तुम वहीं पर ही जाके रहो। फिर जब डैड वहां से जाते हैं तो जियांग को बहुत गुस्सा आता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग डैड को देखते हैं जो कि निंग के पास जाते हैं और निंग कहती है डैड मैंने आपसे कहा था ना कि मैं लू फैमिली से शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे आपकी कंपनी में से यानी कि शेन ग्रुप के अंदर से 10% शेयर होल्डर चाहिए, मैं वहां के शेयर होल्डर बनना चाहती हूँ। फिर वो उनके सामने कुछ पेपर्स रखती है और कहती है कि आप इन पर साइन कर सकते हैं। तो डैड उनके ऊपर फौरन से साइन कर देते हैं और निंग वो पेपर्स लेकर वहां से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शॉपिंग मॉल का सीन देखते हैं जहां पर सू और निंग दोनों शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। उन दोनों को एक पर्पल ड्रेस पसंद आ जाता है। इतनी देर में वहां पर लू और याओ भी पहुंच जाते हैं और याओ कहती है यह ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्या तुम यह मुझे दे सकती हो। तो निंग कहती है कि नहीं, यह ड्रेस तो पहले मैंने देखा था, मैं तुम्हें यह ड्रेस क्यों दूंगी। फिर या उसके सामने बैक करने लगती है और कहती है कि प्लीज मुझे यह ड्रेस दे दो, यह ड्रेस मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो निक कहती है कि ठीक है, यह मैं तुम्हें एक चांस पर दूंगी और मेरी एक शर्त भी है, और वो शर्त यह है इस ड्रेस को लेने के बाद तुम दोनों मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाओगे और न ही कभी मेरे सामने आने की कोशिश करोगे। फिर निंगसू के साथ वहां से चली जाती है और जब सेलर याओ को उस ड्रेस की प्राइस बताती है तो वो बहुत ही ज्यादा होती है और लू कुछ सोचने लगता है। फिर उसके बाद वो निंग के पीछे ही भाग जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सू और निंग जा रहे होते हैं। तभी लू उसके पास जाता है और कहता है कि यह सब कुछ तुम क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम मुझे इस तरह छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। निंग कहती है मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुके हो, हमारा पहले ही ब्रेकअप हो चुका है और अब मेरा एक न्यू बॉयफ्रेंड भी है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो।
तभी वहां पर या आ जाती है और निंग और सु वहां से निकल जाती है। लू कहता है कि उसने कहा है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, वो ऐसा कैसे कह सकती है मुझे। तभी वह देखता है कि निंग और सु दोनों उसके अंकल की कार में बैठ रही होती है। वह देखकर कहता है कि यह तो मेरे अंकल की कार है। फिर वह सोचने लगता है कि कहीं इसका बॉयफ्रेंड मेरे अंकल ही तो नहीं है। यह सब कुछ तो बहुत ही खराब होता जा रहा है। तभी याओ कहती है कि सब में रूट क्या है। नहीं, यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई थी और अब अंकल उसको यहाँ से पिक करने के लिए आ गए। यह सब कुछ सिंपल ही तो है। तभी लू कहता है कि हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, तुम भी अपने घर चली जाना। यह कह के वो वहां से निकल जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग फेंग और निंग को देखते हैं। वो दोनों कार में साथ बैठे हुए होते हैं और उन दोनों के पास उनके मैरिज सर्टिफिकेट होते हैं, यानी फाइनली अब उन दोनों ने शादी कर ली थी। तभी फेंग के पास ग्रैंडपा की कॉल आती है और ग्रैंडपा कहते हैं, तुमने अपनी मैरिज रजिस्टर करवा ली और तुमने मुझे बताया तक नहीं, तो अब तुम फौरन से यहाँ पर पहुँच जाओ। तो फेंग स्माइल करता है और कॉल कट कर देता है। उसके बाद वह नेगन को बताता है कि हम लोगों को ग्रैंडपा बुला रहे हैं और हम लोगों को अभी के अभी जाना होगा। तो नेग थोड़ी नर्वस हो रही होती है। फेंग कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, वो ग्रैंडपा है, वही ग्रैंडपा जिनके पास तुम पहले जाती थी। तो निंग कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन पहले हमारा इस तरह का कोई रिलेशन नहीं था, और जब उनको यह सब कुछ पता चलेगा तो उनके साथ क्या होगा मैं कुछ नहीं जानती हूँ। शायद वह सैड भी हो जाए यह सुनकर। फेंग कहता है, इस तरह कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो दोनों लू फैमिली पहुंच चुके होते हैं। फेंग कहता है, मैं ग्रैंडपा को लेकर आता हूँ। जब वो वहां से चला जाता है तभी वहां पर लू आता है और लू निंग को कहता है, शुक्र है कि तुम वापस आ चुकी हो, मुझे पता है कि तुम मुझे एक और चांस देने आई हो। एना, अब हम दोनों बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे, देखना। प्लीज अब तुम मेरे साथ चलो और सब कुछ भूल जाओ, हम लोग चल के शादी कर लेते हैं। फिर वो उसको खींचने लगता है, लेकिन तभी वहां पर फेंग पहुंच जाता है और उसको धक्का देता है और उसको बताता है, नेइंग अब मैरिड है, यह तुम्हारी आंट है, तुम्हें इसकी अब रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं वहां पर लू फैमिली के सारे मेंबर्स आए हुए होते हैं और फेंग सबको यह अनाउंस कर देता है कि मैंने शादी कर ली है। तो आंट कहती है, नेग, मैं तुम्हें तो एक बहुत ही अच्छी लड़की समझती थी, लेकिन तुमने मेरी सारी उम्मीद पर पानी फेर दिया है। मुझे यह लगता था कि तुम मेरे बेटे की वाइफ बन सकोगी, लेकिन अब तो तुम इस काबिल ही नहीं हो। तभी याओ कहती है कि क्या तुमने यह बात सोची है कि आउटसाइडर्स को जब पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। फेंग कहता है कि हमें आउटसाइडर से कोई मसला नहीं है, शादी हम दोनों ने करनी थी और वो हम लोग कर चुके हैं, इसके बाद कोई भी जो बात करेगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर फेंग लू को कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया कि तुमने इसको छोड़ दिया, तुम जानते हो कि गॉड ने मुझे एक और चांस दिया है, वैसे भी यह तुम्हारे साथ खुश न रह सकती, अब तुम देखो मैं इसको कितना खुश रखता हूँ। यह सुनकर लू को बहुत गुस्सा आता है और फिर लू के डैड कहते हैं, तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं तुम्हें यह कह रहा हूँ कि तुम इस शादी को अभी के अभी खत्म कर दो, डिवोर्स दे दो इस लड़की को। तो फेंग कहता है कि आपको क्या लगता है, मैं अब 30 साल का हो चुका हूँ और मैं ऐसे ही किसी से उठा के शादी कर लूंगा। मैं अब एक मिसोर इंसान हूँ और मुझे पता है कि मुझे किसके साथ क्या करना है। आप मेरे बड़े भाई हैं, आपको मेरी यह बात समझनी पड़ेगी, मैं इसको डिवोर्स कभी भी नहीं दूंगा। इतनी देर में वहां पर ग्रैंडपा पहुंच जाते हैं और ग्रैंडपा उन दोनों की शादी से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वो निंग को गिफ्ट भी देते हैं। सब लोग यह देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन फेंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग निंग को देखते हैं जो कि अपने डैड के पास जाती है और अपने डैड को कहती है, जियांग अब आपके पास वापस कभी भी नहीं आएगी क्योंकि उसको पुलिस अरेस्ट करके ले जा चुकी है। डैड यह सुनकर बहुत हैरान होते हैं।
तभी वहां पर फेंग भी आ जाता है और तभी निंग कहती है, डैड मैंने वो फाइल रेडी कर ली है, अब आप मेरे शेयर्स मेरे हवाले कर दें। फिर निंग डैड को वो फाइल दे देती है और डैड उस पर फौरन से साइन कर देते हैं। तभी फेंग असिस्टेंट को कहता है, अब से सारी शन ग्रुप, कंपनी और फैमिली सब कुछ हमारा हो चुका है। डैड यह सुनकर बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, यह तुम लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और डैड की तबीयत खराब होने लगती है। तो नहीं कहती है, डैड अब यही सब कुछ डिर्व करते थे क्योंकि आपने मेरी ग्रैंडपा को मारा है, सॉरी मुझे आपके साथ ही सब कुछ करना पड़ा। यह कह के वो बाहर निकल आती है और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फेंग और नेक ग्रैंडपा से मिलने के लिए गए हुए होते हैं। तभी वहां पर याओ आती है और कहती है, नेक तुम मेरी खुशियों की दुश्मन हो और इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर वो उसको नाइफ से मारने लगती है, लेकिन फेंग उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी वहां पर आंट आती है और याओ आंट के गले पर वही नाइफ रख देती है। फेंग कहता है कि ऐसा कुछ भी मत करना, वरना पुलिस तुम्हें आकर यहाँ से ले जाएगी। और तभी आंट बेहोश हो जाती है तो याओ फौरन वहां से भागती है और कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती और निंग और फेंग उसका पीछा करते हैं और उसको बचा लेते हैं। फिर वहां पर पुलिस आती है और फेंग कहता है कि पुलिस तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल छोड़ आएगी क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मेंटली तौर पर अभी इमेच्योर हो तो तुम्हें थोड़े ट्रीटमेंट की जरूरत है। जब यागो पुलिस वहां से ले जाती है तो फेंग निंग को कहता है कि तुम डर तो नहीं गई थी ना, तुम ठीक तो हो, तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं। तो निंग कहती है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम अपने बच्चे से पूछो कि यह ठीक है या फिर नहीं। यह सुनकर फैक पैरासो कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर वो बहुत हैरान होता है और कहता है, क्या इसका मतलब यह है कि मैं डैड बनने वाला हूँ। यह सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो दोनों अपने हैप्पी मोमेंट साथ स्पेंड करते और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।